हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू फार्माकोन चैनल। आज हम बात कर रहे हैं कुछ सोल्युबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो कि आपके सिलेबस में भी मेंशन है। इससे पहले हमने सोल्युबिलिटी एनालिसिस के बारे में पढ़ा, जहां पर हमने ये देखा कि सोल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, सोल्युबिलिटी एनालिसिस क्या होती है, और साथ ही साथ सोल्युबिलिटी को एनालाइज करने के इम्पोर्टेंस क्या क्या है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सोल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ हमने देखा कि ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके द्वारा आप सोल्युबिलिटी को इम्प्रूव या इन्हांस कर सकते हो। ठीक है, आज हमारा टॉपिक रहेगा सोल्युबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। कहीं ना कहीं ये भी आपके एक फैक्टर की तरह ही काम करते हैं, क्योंकि ये भी क्या करते हैं, सोल्युबिलिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। इनका भी इम्पैक्ट पड़ता है सोल्युबिलिटी पर, जिसमें कि सबसे पहला आपका क्या है, एब्सोल्यूट सोल्युबिलिटी। ये एक टर्म है, ठीक है। एब्सोल्यूट सोल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम सोल्युबिलिटी ऑफ ए ड्रग सब्सटेंस इन ए स्टैंडर्ड एक्वस बफर with stirring at constant temperature to achieve equilibrium is known as absolute solubility. That mean किसी कंपाउंड की ऐसी सोल्युबिलिटी जिसको आप जब वो सोल्यूबल हो रहा है आप उसको सारी फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करा दीजिए। मतलब कि मान लेते हैं आपने उसको नॉर्मल पानी में डाला, वो नहीं घुला, हो सकता है वो स्टिरिंग करने से घुले, है ना। मान लेते हैं आपने उसको एसिड में डाला, नहीं घुला, हो सकता है वो बेस में घुले, तो दैट मीन उसकी जगह पे आप बफर यूज कर लीजिए, दोनों के काम आ जाएगा। तो मतलब ये है कि कंपाउंड को आप सारी फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करा दीजिए और तब देखिए कि कंपाउंड आपका कितना सोल्यूबल हो पा रहा है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट सोल्युबिलिटी। समझ रहे हो बात को? यही डेफिनेशन में बताया गया है कि मैक्सिमम सोल्युबिलिटी कंपाउंड की, ठीक है, हो सकता है कि मैक्सिमम आपकी स्टिरिंग ना कर रहे हो तब नहीं हो पा रही है, ठीक है, या आपने उसको अच्छा सोल्वेंट प्रोवाइड नहीं कराया तब सोल्युबिलिटी नहीं हो पा रही है, या आपका कांस्टेंट वेरिएबल है, कांस्टेंट आपका चेंज हो रहा है, सॉरी आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है बार बार, तो तब भी सोल्युबिलिटी पूरी नहीं हो पा रही है। तो आप क्या करिए, जितने भी आपके माइंड में फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट कर सकते हैं वो सभी कंडीशन उसको प्रोवाइड करा दीजिए, फिर देखिए कि वो कितना सोल्यूबल हो रहा है। इन सभी कंडीशन में वो जितना सोल्यूबल होगा वही क्या होगा, इसकी मैक्सिमम सोल्युबिलिटी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट सोल्युबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका कंपाउंड इक्विलिब्रियम अचीव कर लेता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम अचीव करने का मतलब है अब वो और ज्यादा सोल्यूबल नहीं हो पाएगा, जितना होना था वो हो चुका, जितनी फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करानी थी वो आप करा चुके हैं। दूसरा आपका यहाँ पे टर्म है इंट्रिंसिक सोल्युबिलिटी। एब्सोल्यूट सोल्युबिलिटी और इंट्रिंसिक सोल्युबिलिटी में सिर्फ इतना डिफरेंस है, एब्सोल्यूट सोल्युबिलिटी आपकी किसी ड्रग सब्सटेंस के बारे में बताई जा रही है, लेकिन इंट्रिंसिक सोल्युबिलिटी में आप ड्रग सब्सटेंस तो यूज करते हैं लेकिन वो आपका कैसा होता है, अनआयोनाइज्ड। एब्सोल्यूट में हमने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया कि ड्रग सब्सटेंस आपका आयोनाइज्ड है या अनआयोनाइज्ड है। इंट्रिंसिक सोल्युबिलिटी का मतलब है कि कंपाउंड आपका अनआयोनाइज्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग जानते हैं, आपने एचएपी में पढ़ा होगा या फार्माकोलॉजी में पढ़ा है, कंपाउंड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके तभी एब्जॉर्ब हो सकता है जब तक आपकी ड्रग अनआयोनाइज्ड रहेगी। अगर ड्रग आपकी आयोनाइज्ड है तो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, है ना। तो हमने कहा कि अनआयोनाइज्ड भी एक कोई फैक्टर है, ये हमने उसको फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करा दी। अब क्या होगा, अब ये सारी कंडीशन दोबारा प्रोवाइड करा दीजिए, जैसे कि कांस्टेंट टेम्परेचर रखिए, ठीक है, आप उसकी स्टिरिंग करिए वगैरह वगैरह। अब ये कंडीशन प्रोवाइड कराने के बाद जो टर्म निकल के आती है वो टर्म आपकी क्या होती है, इंट्रिंसिक सोल्युबिलिटी। ठीक है, दिस इज द इंट्रिंसिक सोल्युबिलिटी। अब इंट्रिंसिक सोल्युबिलिटी को मेजरमेंट करने का सिंपल सा तरीका है, आप कोई कंपाउंड लीजिए और उस कंपाउंड को आप एसिड में डिसॉल्व करिए, बेस में डिसॉल्व करिए और साथ ही साथ न्यूट्रल मीडियम में डिसॉल्व करिए, और आप लोग डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर उसको सोल्युबलाइज करेंगे। मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस पर, 30 डिग्री सेल्सियस पर, 50 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, आपने क्या किया, अलग अलग टेम्परेचर पर और अलग अलग सोल्वेंट यूज करके उसको सोल्युबलाइज करने की कोशिश की। अब आप लोग फाइंड आउट ये करते हैं कि किस मीडियम में और किस टेम्परेचर पर आपका कंपाउंड मैक्सिमम सोल्युबिलिटी शो कर रहा है। उस डाटा को आप लोग क्या कर लेते हैं, लिख के रख लेते हैं। यही बेसिक सा एक प्रैक्टिकल होता है या मेजरमेंट होता है जिसके द्वारा आप लोग इंट्रिंसिक सोल्युबिलिटी पता कर सकते हैं। इंट्रिंसिक सोल्युबिलिटी या एब्सोल्यूट सोल्युबिलिटी का सिंपल सा मतलब क्या है, मैक्सिमम सोल्युबिलिटी पता करना। तो उसके लिए आप डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन प्रोवाइड करा दीजिए। ये देखना होता है कि किस कंडीशन पे, किस टेम्परेचर पे और किस सोल्वेंट में आपका वो मैक्सिमम सोल्युबलाइज हो रहा है। बात कर लेते हैं हमारे थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की, जो कि आपका है डिसोसिएशन, दैट मीन pKa, और दूसरा आपका क्या है, pH।
ठीक है। डिसोसिएशन का या आयोनाइजेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि कोई भी कंपाउंड आपका जब सोलवेंट में डिजोल्व किया जाता है तो वो अपने आयनों में टूटता है। जैसे कि अगर आप NaCl को डिजोल्व करते हैं वाटर में तो वो Na+ और Cl- में टूटेगा, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन। यही कहीं ना कहीं आपकी सोल्युबिलिटी होती है। होता क्या है सोल्युबिलिटी में, आपने कोई बड़ा कंपाउंड डाला, मतलब कोई बड़ा पार्टिकल साइज डाला, धीरे धीरे वो इतना छोटा हो जाता है घुल के कि वो दिखना ही बंद हो जाता है। दैट मीन वो कम्प्लीटली मिसिबल हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है ना। तो डिसोसिएशन जितना ज़्यादा होगा सोल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, डिसोसिएशन जितना कम होगा सोल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो कहने का मतलब ये है कि डिसोसिएशन पर आपकी सोल्युबिलिटी डिपेंड करती है, डायरेक्टली डिपेंड करती है। इसी के साथ साथ दूसरा पैरामीटर आपका है पीएच। डिसोसिएशन पर डिपेंड करती है आपकी पीएच, ठीक है, क्योंकि आपकी जो पीएच होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके डिसोसिएशन कांस्टेंट के या डिसोसिएशन के। जितना डिसोसिएशन होगा पीएच भी उतनी अच्छी होती है। तो दैट मीन दोनों के दोनों क्या करते हैं, सोल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। यहाँ पर आपका लिखा है एक्वस सोल्युबिलिटी, एक्वस मतलब वाटर में सोल्युबिलिटी ऑफ ए कंपाउंड डिपेंड ऑन इट्स स्टेट ऑफ आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन। सोल्युबिलिटी डायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रही है, आयोनाइजेशन पे या डिसोसिएशन पे। इसके बाद इट कैन बी मेजर्ड बाय, ये कैसे मेजर किया जाता है, जो आपका डिसोसिएशन है कैसे मेजर किया जाता है, कंडक्टिविटी के द्वारा, ठीक है, पोटेंशियोमेट्री के द्वारा और साथ ही साथ स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा, है ना। क्योंकि आयंस में कन्वर्ट होंगे तो उसकी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी चेंज होगी, है ना, इलेक्ट्रिक करंट आपका ज़्यादा रहेगा, या इलेक्ट्रिक करंट में कंडक्टेंस वगैरह ये सब चीज़ें चेक की जाएंगी। जैसे कि पोटेंशियोमेट्री चेक करता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज चेक करता है, कंडक्टोमेट्री आपका चेक करता है कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस कितना है। बाकी स्पेक्ट्रोस्कोपी के आपके डिफरेंट प्रिंसिपल होते हैं, यह सब कुछ चेक कर लेती है। कई तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, इसके भी यहाँ पे भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा साथ ही साथ हम इसको मेजर कर सकते हैं जो आपने इंट्रिंसिक सोल्युबिलिटी का डाटा निकाला है। क्या निकाला था आपने कि डिफरेंट सॉल्यूशन में आपने उसको डिजोल्व किया, डिफरेंट टेम्परेचर पर किया और लिख के रख दिया कि किसमें कितना डिजोल्व हो रहा है, किसमें सोल्युबल है, किसमें इनसोल्युबल है, किसमें हाईली सोल्युबल है। उस डाटा को यूज करके भी हम बता सकते हैं कि डिसोसिएशन कैसा रहेगा, कि आपका एसिड में अच्छा डिसोसिएशन रहेगा, बेस में रहेगा या न्यूट्रल मीडियम में, या फिर 20 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा, 40 पर या 50 पर। वो जो डाटा है उससे वो भी आपका यहाँ पर काम आ जाता है। बाकी आपने ये सब पढ़ रखा है ऑलरेडी, आपने पढ़ी है हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन, तो उसको दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इतना बता देता हूँ कि एसिडिक ड्रग के लिए आपका क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है जहाँ पर pH is equal to pKa, that means dissociation constant प्लस log ionized drug and unionized drug। एसिडिक और बेसिक ड्रग में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि आयोनाइज्ड आपकी एसिड में होती है ऊपर की तरफ और आयोनाइज्ड आपकी नीचे होती है बेस की तरफ, यानी कि आयोनाइज्ड डिवाइडेड बाय अनआयोनाइज्ड, और बेस में होता है अनआयोनाइज्ड डिवाइडेड बाय आयोनाइज्ड। ये आपकी रिएक्शन है। ये रिएक्शन आपको क्या बताना चाह रही है, ये रिएक्शन बताना चाह रही है कि पीएच और pKa के बीच में क्या रिलेशनशिप है। यानी कि अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप इसको हटाकर ये लगा देते हैं और बीच में कोई कांस्टेंट लगा देते हैं, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि पीएच आपकी डायरेक्टली डिपेंड कर रही है डिसोसिएशन पर या डिसोसिएशन कांस्टेंट पर। डिसोसिएशन अच्छा होगा सोल्युबिलिटी अच्छी होगी, डिसोसिएशन अच्छा होगा तो पीएच भी अच्छी होगी, पीएच अच्छी होगी तो सोल्युबिलिटी अच्छी होगी। दोनों के दोनों सेम इफेक्ट डाल रहे हैं किस पर, सोल्युबिलिटी पर। हमारा पर्पस ये नहीं है कि हम पीएच को दोबारा से पढ़ें कि पीएच क्या है, कैसे निकाली जाती है। हमारा पर्पस सिर्फ इतना है कि पीएच है तो उसका इम्पैक्ट क्या है सोल्युबिलिटी पर। अगर हम पीएच पढ़ रहे हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट पढ़ रहे हैं या पार्टीशन कोफिशिएंट पढ़ेंगे आगे चल के, तो उसे पढ़ने का सिर्फ इतना ही पर्पस है, हम ये जान सके कि ये सब सोल्युबिलिटी को कैसे इफेक्ट करते हैं। यही हमारा टारगेट है। यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हैं आपके, जैसे कि डिसोसिएशन कांस्टेंट इज ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग चेंज इन पीएच ऑफ सब्सटेंस इन सॉल्यूशन। आप किसी सॉल्यूशन में पीएच को चेंज होते हुए अगर मेजर कर लेते हैं कि कितना चेंज हो रही है, ठीक है, तो उससे आप लोग डिसोसिएशन भी निकाल सकते हैं। जैसे कि वाटर है, वाटर आपका न्यूट्रल मीडियम है, अगर आप इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हो जो कि अंदर जाके क्या होगा, आपका आयनाइज होगा, तो वाटर में आपका बेस डला है तो पीएच आपके कहीं ना कहीं बेसिक होती चली जाएगी, ठीक है। जितनी ज़्यादा बेसिक होगी उससे आपको इंडिकेट हो जाएगा कि आपका बेस डिसोसिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लोग पीएच चेंज के बिहाफ पे भी इसको निकाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पर पीएच आपकी इक्वल हो जाती है, यानी कि ये आपका 0 हो जाता है,
ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये आपका 0 या 1 तभी होगा जब आपकी आयोनाइज्ड ड्रग अनआयोनाइज्ड ड्रग के बराबर होगी, यानी कि 50% आपके क्या होगी, अनआयोनाइज्ड ड्रग होगी और 50% आपकी क्या होगी, आयोनाइज्ड ड्रग होगी। तो उस कंडीशन में pH इज इक्वल टू क्या हो जाती है, डिसोसिएशन कांस्टेंट हो जाती है। इसके अलावा जो आपका डिसोसिएशन है वो प्रोवाइड करता है यूजफुल इंफॉर्मेशन या इंडिकेशंस वेदर द ड्रग इज आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड इन जीआईटी। मतलब क्या है, आपकी ड्रग एब्जॉर्ब होगी या नहीं होगी, ये कौन बता सकता है आपको, डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि अनआयोनाइज्ड ड्रग की कितनी मात्रा है, अनआयोनाइज्ड है तो वो एब्जॉर्ब होगी, आयोनाइज्ड है तो एब्जॉर्ब नहीं होगी, ये भी आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट से पता लग सकता है। साथ ही साथ ये सोल्युबिलिटी को इम्प्रूव करता है, सोल्युबिलिटी को बढ़ाता है, या सोल्युबिलिटी इस पर डिपेंड करती है, ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या है, डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ रहा है, यही हमको जानना था कि इन दोनों का pH इन दोनों का सोल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स आपका है पार्टीशन कोएफिशिएंट। वैसे तो आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है, फिजिकल फार्मेसी में पढ़ा है, आपने फार्मास्यूटिक्स के अंदर पढ़ा है। पार्टीशन कोएफिशिएंट का बेसिकली मतलब होता है कि कोई ड्रग है आपकी, ठीक है, वो ड्रग आपकी वाटर में कितनी सोल्यूबल है और ऑयल में कितनी सोल्यूबल है। ठीक है, ये पता करना ही क्या होता है, पार्टीशन कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, यानी कि ये आपका लाइपोफिलिसिटी बताता है कि कोई ड्रग आपकी लाइपोफिलिक है या नहीं है, अगर नहीं है तो वो हाइड्रोफिलिक होगी। बेसिकली क्या होता है इसमें, जब हम पार्टीशन कोएफिशिएंट निकालते हैं, फॉर एग्जांपल हमने 2 सॉल्वेंट लिए हैं, ऑयल और वाटर, बेसिकली सेपरेटिंग फनल में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, पार्टीशन कोएफिशिएंट जब निकालते हैं तो हम क्या देखते हैं कि C का मतलब है कंसंट्रेशन, कि उसकी कंसंट्रेशन ऑयल में कितनी है और उसकी कंसंट्रेशन वाटर में कितनी है। अगर ऑयल में कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वाटर तो कंपाउंड आपका लाइपोफिलिक होगा। अगर उसकी कंसंट्रेशन वाटर में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑयल तो दैट मीन कंपाउंड आपका हाइड्रोफिलिक होगा। तो ये यही इंडिकेट करता है कि कंपाउंड आपका लाइपोफिलिक रहेगा या हाइड्रोफिलिक रहेगा। ठीक है, कुछ आपके पॉइंट होते हैं, जैसे कि अगर आपके पार्टीशन कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 से ज़्यादा है यानी कि ग्रेटर देन 1 तो आपका कंपाउंड होता है लाइपोफिलिक, ये याद रखना है आपको। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपके पार्टीशन कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 से कम है, लेस है, तो कंपाउंड आपका होता है हाइड्रोफिलिक। ठीक है, तीसरी बात है, अगर आपकी वैल्यू 1 है पार्टीशन कोएफिशिएंट की तो इसका मतलब क्या है कि कंपाउंड आपका क्या होता है, ये जितना हाइड्रोफिलिक है उतना ही क्या है, ये लाइपोफिलिक है। ठीक है, उतना ही क्या है, ये लाइपोफिलिक है। दैट मीन जितना परसेंट ये वाटर में सोल्यूबल हो रहा है उतने ही परसेंट आपका ये लिपिड में सोल्यूबल होगा। इसका मतलब कैसे है, देखो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ऑयल में आपका 4 सोल्यूबल है, ठीक है, और वाटर में आपका 2 सोल्यूबल है, यानी कि फॉर एग्जांपल ये कंसेंट्रेशन है आपकी कि 4 कंसेंट्रेशन ऑयल में है और 2 कंसेंट्रेशन इसमें है। तो अगर हम इसको काटते हैं तो आपका वैल्यू आती है 2, यानी कि 1 से ज़्यादा है। ये 1 से ज़्यादा कब आई, जब ऊपर की वैल्यू नीचे वाले से ज़्यादा थी, है ना। ये 4 कब आया, जब ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाले से ज़्यादा थी। नीचे वाले से ज़्यादा होने का मतलब क्या है, ऑलरेडी आपको पता है कि कंपाउंड आपका लाइपोफिलिक है क्योंकि इसकी कंसेंट्रेशन क्या है, ऊपर की तरफ ज़्यादा है। दूसरी चीज़ क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी ऊपर की कंसेंट्रेशन 2 आ गई और नीचे की ज़्यादा आ गई तो क्या होगा, तो आपका क्या होगा, हमेशा आपकी वैल्यू पॉइंट में आएगी, 0 पॉइंट के बाद कुछ आएगा, यानी कि 1 से कम आएगी। तो इसका मतलब क्या है, नीचे की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होने पर कंपाउंड आपका हाइड्रोफिलिक होगा, सिंपल सी बात है। दूसरी बात है, अगर कंसेंट्रेशन आपकी मान लेते हैं 2 आपकी लिपिड में है और 2 ही आपकी किस में है, वाटर में, तो अगर आप इसको काटते हो तो आपका 1 आएगा, या अगर आपके 3 है, नीचे भी 3 है, तब भी 1 आएगा। तो जब भी 1 आएगा इसका मतलब क्या होता है कि कंपाउंड आपका जितना वाटर में सोल्यूबल है उतना ही आपका लिपिड में सोल्यूबल है, समझ रहे हो। तो इससे हमको ये डाटा प्राप्त लगता है। अब इस डाटा का यूज़ कहाँ पे होता है, देखो फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता हूँ, यहाँ पर इसको मैं रख कर रहा हूँ। एब्जॉर्ब होने के लिए ये आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, आपको पता है ये क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ड्रग को यहाँ से यहाँ जाने के लिए यानी कि एब्जॉर्ब होने के लिए ड्रग के पास कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जैसे कि सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो अनआयोनाइज्ड होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि वो लाइपोफिलिक होनी चाहिए, ठीक है।
और तीसरी प्रॉपर्टी है इसका पार्टिकल साइज भी डिपेंड करता है, पार्टिकल साइज भी मैटर करता है। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी आपकी मेन है, अनआयोनाइज्ड और लाइपोफिलिक। अनआयोनाइज्ड हम लोग कैसे पता कर लेते हैं, इसको हम पता कर लेते हैं pKa यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट से, और लाइपोफिलिसिटी हम किससे पता कर रहे हैं, P यानी कि पार्टीशन कोफिशिएंट से। तो आपका पार्टीशन कोफिशिएंट कहाँ पर हेल्प करता है कि कंपाउंड आपका एब्जॉर्ब होगा या नहीं होगा। दूसरी बात, आपके अधिकतर ड्रग वाटर के साथ में लिए जाते हैं, तो हाइड्रोफिलिक भी होना चाहिए, यानी कि वो वाटर के साथ में डिसॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, मेन चीज क्या है, सोल्युबिलिटी। आपके स्टमक में वाटर है और एसिडिक इन्वायरमेंट है, तो कंपाउंड आपका हाइड्रोफिलिक होना चाहिए, यानी कि हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक दोनों का इंपॉर्टेंस है। तो यही बताता है आपका कौन, पार्टीशन कोफिशिएंट। दैट मीन कहीं ना कहीं ये भी क्या है, आपका सोल्युबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है। कुछ मेथड्स है आपके जिसके द्वारा हम पार्टीशन कोफिशिएंट पता कर सकते हैं, जैसे कि आपका पहला मेथड है शेक फ्लास्क मेथड। आपको सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं, शेक फ्लास्क मेथड, क्रोमेटोग्राफी मेथड, काउंटर करंट एंड फिल्टर प्रोब मेथड, इसके बाद टॉमलिंसन फिल्टर प्रोब मेथड, और लास्ट में आपका है माइक्रो इलेक्ट्रोमेट्रिक टाइट्रेशन मेथड। इन 3-4 के आपको नाम याद रखने हैं। इससे क्या है आपका, आप वहां पे लिख पाओगे कि कैसे हम इसको कैलकुलेट कर पा रहे हैं। समझ रहे हो, जैसे कि डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एब्जॉर्प्शन रेट से कैलकुलेट कर सकते हैं। डिसोसिएशन ज्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा होगी। ठीक है, डिसोल्यूशन रेट से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और आपका और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको मेथड भी बताना चाहिए ताकि आप वहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा लिख पाओ। तो ये आपको पता लग गया कि पार्टीशन कोफिशिएंट क्या होता है और इसके बेनिफिट क्या क्या है। ठीक है, अब देखो पार्टीशन कोफिशिएंट का मतलब क्या है, आपको लाइपोफिलिसिटी और हाइड्रोफिलिसिटी पता लग रही है। अब यही लाइपोफिलिसिटी और हाइड्रोफिलिसिटी कहाँ पर काम करेगी, आपके एब्जॉर्प्शन में। लेकिन एब्जॉर्प्शन से भी ज़्यादा जरूरी है कि आपका जो कंपाउंड सोल्यूबल है वो एक्वस सॉल्यूशन में है या नॉन एक्वस में है, ये भी आपको पार्टीशन कोफिशिएंट से पता लग जाएगा। ठीक है, हाइड्रोफिलिक होगा तो एक्वस में सोल्यूबल होगा, अदरवाइज किसी भी नॉन एक्वस सॉल्वेंट में सोल्यूबल होगा। और जरूरी नहीं आप इसको ऑयल और वाटर में कंपेयर करो, आप वाटर के साथ किसी अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को भी ले सकते हो या किसी अदर सॉल्वेंट को भी ले सकते हो। उन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर सकते हो कि मान लेते हैं कि बेंजीन में पता करना है कि ये बेंजीन में सोल्यूबल है या वाटर में, तो बेंजीन ले लीजिए ऑयल की जगह। तो हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है दैट इज द ई, कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, अब हमको ये जानना है कि कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है और इसका सोल्युबिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई वीक कंपाउंड लिया जैसे कि HCl, ये क्या है आपका वीक साल्ट है। अगर आप इसको डिसोसिएट करते हैं, किसी डिसोल्वेंट में घोलते हैं, तो ये आपका H+ और Cl- में टूटता है। ये वीक है तो इसलिए इसका डिसोसिएशन क्या होता है, कम होता है, धीरे धीरे टूटता है, टाइम लगता है इसको डिसोसिएट होने में। लेकिन फॉर एग्जाम्पल गलती से आप लोग कोई ऐसा कंपाउंड यूज कर लेते हैं जैसे कि KCN, ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग साल्ट है। तो क्या होता है जब आपका ये डिसोसिएट होता है, ये इससे पहले डिसोसिएट हो जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, तो ये आपका K+ और Cl- बनाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया आपका, यहाँ पे कॉमन आयन आ गए Cl- और Cn-। ठीक है, तो क्या होता है, अब आपके रिएक्शन हमेशा वीक कंपाउंड में क्या होती है, इक्विलिब्रियम को अचीव करने की कोशिश करती है। जैसे ही कंसंट्रेशन आपकी इस साइड में बढ़ेगी तो आपकी रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगी। ठीक है, अभी ये फॉरवर्ड थी, आपको क्या चाहिए कि आपकी रिएक्शन फॉरवर्डेड रहे, लेकिन ये बैकवर्ड हो जाती है क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन किसकी बढ़ गई, Cl- की। क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो एक्स्ट्रा Cl- हैं ये आपके H+ के साथ में रिएक्शन करके दोबारा क्या बना रहे हैं, HCl। अब देखो आपको क्या चाहिए था कि HCl आपका डिसोसिएट हो जाए कंप्लीटली, लेकिन आपने गलती से ऐसा आयन यूज कर लिया जिसके पास क्या थे, कॉमन आयन थे। तो कॉमन आयन होने की वजह से रिएक्शन आपकी बैकवर्ड हो गई। अब आपका डिसोसिएशन अच्छा होने की बजाय क्या हो गया, बेकार हो गया। डिसोसिएशन कम हो गया तो दैट मीन सोल्युबिलिटी कम हो गई। ठीक है, सोल्युबिलिटी का इस पर इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि आपके कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से सोल्युबिलिटी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि कॉमन आयन इफेक्ट होगा तो सोल्युबिलिटी आपकी क्या होगी, कम हो जाएगी। ये हमारा फाइनल था, इसमें हमने सब कुछ देखा, जैसे कि हमने सोल्युबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना, एब्सोल्यूट सोल्युबिलिटी क्या होती है, इंट्रिंसिक सोल्युबिलिटी क्या होती है, इंट्रिंसिक डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं यानी कि मेजरमेंट कैसे करते हैं। फिर हमने देखा डिसोसिएशन के बारे में,
और हमने देखा पीएच के बारे में कि ये कैसे इम्पैक्ट करते हैं सोल्युबिलिटी को। फिर हमने देखा पार्टीशन कोफिशिएंट के बारे में कि इसका सोल्युबिलिटी पर क्या फ़र्क पड़ता है। फिर हमने लास्ट में देखा कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में, और हमने ये जाना कि कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से सोल्युबिलिटी आपकी कम हो जाती है। तो ये सब कुछ आपको रिमेन रखना है, मतलब याद रखना है, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट लिखना है वहाँ पर। देखो मेन चीज़ क्या है, आपको डिटेल में ये नहीं बताया जाएगा कि पीएच क्या है, या आपको हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन या लॉ ऑफ मास एक्शन आपको दोबारा नहीं समझाए जाएंगे। आपको सिर्फ ये समझना है कि इन सब का प्रभाव क्या पड़ रहा है, सोल्युबिलिटी आपकी घट रही है या बढ़ रही है, किसकी वजह से घट रही है और किसकी वजह से बढ़ रही है, ठीक है। मेन चीज़ क्या होता है, सोल्युबिलिटी। क्योंकि प्री फॉर्मुलेशन में हम क्या कर रहे हैं, सोल्युबिलिटी एनालिसिस कर रहे हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है आपकी प्री फॉर्मुलेशन का, ठीक है। इसमें हमको यही जानना होता है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सोल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, वही आपने यहाँ पर देखा, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें लास्ट में आप डिसोल्यूशन रेट को याद रख सकते हैं कि डिसोल्यूशन, देखो सोल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन में यही डिफरेंस होता है। सोल्युबिलिटी का मतलब होता है कि सोल्यूट की प्रॉपर्टी कि वो किस में डिसोल्व हो रहा है और कितना डिसोल्व हो रहा है, और डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि आपका जो ड्रग है, एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, वो अपने डोजेज फॉर्म को छोड़ के कितनी जल्दी रिलीज हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन रेट, यानी कि पर यूनिट टाइम में आपकी कितनी ड्रग रिलीज हो रही है। तो ये डिफरेंस भी आपको समझना जरूरी है, ठीक है। फिर सोल्युबलाइजेशन क्या होता है, सोल्युबलाइजेशन इज द प्रोसेस जहाँ पे आपका कंपाउंड क्या होता है, सोल्युबलाइज होता है, आपका कंपाउंड सोलवेंट में क्या होता है, घुलता है, इसको हम सोल्युबलाइजेशन बोलते हैं। तो छोटी छोटी टर्म है, इनको समझना आपके लिए जरूरी है। तो मुझे लगता है इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग।